अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस की बात करें, पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार हम लोग को पता है, बराबर। अगर मैं आपको वो रिकॉल करने के लिए बस एक फॉर्मूला, तो एक अकेले पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, kq/r²। नेगेटिव का फॉर्मूला सेम ही है कि अलग है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज का भी सेम ही है, फर्क क्या है लेकिन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगा, बस इतना है डेफिनेटली, करेक्ट। इससे आगे बढ़ रहे हैं अपन आज। नेक्स्ट शेप अगर आप मॉड्यूल रिफर करते हो तो आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर मिल सकता है, राइट। तो रिंग के ऊपर ही जाते हैं अपन, रिंग बोलो या द बिगिनिंग के लिए समझो सिर्फ आर्क की बातें कर सकते हैं हम लोग, रिंग शेप, आर्क शेप बेसिकली, ठीक है। तो रिंग कंप्लीट नहीं है तो आर्क से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके साथ, बराबर। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे थोड़ा सिमेट्रिकली डिवाइड भी करना चाह रहा था मैं, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैठ जाओ, सेटल डाउन, ऐसा आर्क है ये प्रॉपर सेंटर है, सेंटर ऑफ द आर्क या सेंटर ऑफ कर्वेचर, मोस्टली तो आर्क का वर्ड सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस अरेंजमेंट की वजह से। हमें तो पॉइंट चार्ज की आदत है ना, तो पहले वो क्या एडजस्टमेंट करना है इसके, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे ये लीनियर चार्ज है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे चार्ज रखा हुआ है ना, हर जगह पे इधर ऐसे 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 ऐसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ना वेव्स चैप्टर में लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, किसी को अगर याद आ रहा है तो वेव्स चैप्टर में लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है हमने। म्यू, म्यू भले सिंबल का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ, वो वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाय म्यू। तो म्यू था ना मास पर यूनिट लेंथ, वो भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो ये भी वैसा ही है। यहाँ पे भी समथिंग अपॉन समथिंग मुझे डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम एक चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं, किसी को अगर याद हो तो, स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे लैम्बडा लगाएंगे। इस लैम्बडा का फॉर्मूला क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, लैम्बडा इज इक्वल टू छोटा चार्ज अपॉन छोटा लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। अभी जो जेई वाले हैं उनको इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि उसको रीअरेंज करना रहेगा इंटीग्रेशन के लिए। बाकी जो हम दूसरे एग्जाम्स की बात करेंगे तो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उसको ऐसा इंटीग्रेट वगैरह करना पड़े, बट ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो एवरीवन यूनिफॉर्म पे ही चलो मेरे साथ, ये नॉन यूनिफॉर्म का अभी नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पे ही चलो मेरे साथ। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह कोई भी टुकड़ा उठाऊंगा तो उसका चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा सब जगह पर, यूनिफॉर्म। वैसे जैसे कि पानी का बकेट है, एक गिलास पानी निकाल भी लूं तो उस एक गिलास पानी का डेंसिटी और पूरे बकेट के पानी का डेंसिटी सेम ही मानते हैं ना हम लोग, यूनिफॉर्मिटी है क्योंकि। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मुझे इसका एक्सेलरेट बता देगा सीधा सीधा लैम्बडा का, पता कैसा है बाकी लोग को जिन्होंने नहीं बोल पाए, सही है ना, कूलम का चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। ये पूरा एंगल थीटा हो सकता है, ये पूरा एंगल थीटा अल्फा जो हमें सही लगे उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। लेट्स से इफ आई गोइंग विद थीटा, बराबर। इस पूरी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कोई मुझे एज्यूम करके बता पाएगा? एज्यूम मतलब सही एज्यूम करना, ऐसा नहीं अपनी मर्जी वाला, अपने हिसाब से आपका इंट्यूशन क्या कहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल बहुत लोग बता पा रहे हैं, नीचे बताओ टू अवे, दिस इज द बिल्कुल सही जवाब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड लीनियर आर्क, बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए आप बिल्कुल बता पाए सब, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डिराइव मैं नहीं करना चाह रहा आपके सामने, मैं फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करना रहेगा वो भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक छोटा सा यहाँ पे आर्क लेना है, समझो यहाँ सेंटर से यहाँ पे एक डिस्टेंस थीटा लेना अपनी मर्जी का, जैसे अगर मैं इसको चाहिए तो थीटा नॉट बोल देता हूँ चाहिए, पर वो इंटीग्रेशन जो करेगा उसके लिए मतलब बनता है थीटा थीटा नॉट का बोलना।
चल यहाँ पे जाके थीटा लिया, यहाँ पे जाके थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया, याद है एक्स पे जाके डी एक्स का एक एलिमेंट लेने का प्रोसीजर है अपने पास, किसी के चैप्टर में तो किया ही होगा हमने। तो वैसे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया जिसका आर्च आर डी थीटा होगा, जिसके ऊपर छोटा चार्ज डी क्यू होगा। उस छोटे से डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर, वो पॉइंट चार्ज लेके ये लोगे फॉर्मूला, बस डी क्यू की जगह पे क्यू की जगह डी क्यू लिखोगे, फिर उसके दो कंपोनेंट बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इंटीग्रेट करोगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप एज्यूम करोगे कि इसका और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन से वो लाना रहेगा, ठीक है। लेट्स सी कि मुझे याद है कि नहीं फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा अपॉन 2, ठीक बराबर याद है 2k lambda by r sin theta by 2. This is electric field का फॉर्मूला ड्यू टू एन आर्क, ठीक है। k का वैल्यू 1/4 का एप्सिलॉन नॉट लिख के सिंपलीफाई किया जा सकता है, बट लेट्स लीव इट। थीटा इज द एंटायर एंगल, sin थीटा by 2 का मतलब समझ में आता है? sin निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है कि पहले ही एंगल का डिवाइड बाय 2 करने के बाद sin निकालना है? ठीक है। अगर ये पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट होता तो थीटा का वैल्यू कितना होता? for semicircle क्या रिजल्ट आने वाला है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेमी सर्कल की वजह से? सेमी सर्कुलर रिंग बोलो आप, सीधा 2k लैम्डा बाय r होगा ना, बिकॉज़ 180 बाय 2 90 sin 90 1 हो गया, खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ सेमी सर्कुलर की वजह से। अच्छा, क्वार्टर का भी बता सकते हो तुम लोग ना, मैं लिख नहीं रहा अभी, पर क्वार्टर का निकाला जा सकता है। 90 by 2 45 sin 45 1/√2 कर लेना, कर लोगे ना? ठीक। और पूरे सर्कल के लिए थीटा कितना लोगे? 360। सेंटर ऑफ सर्कल, हाँ 360 सही है भाई। 360 by 2 180 sin 180, ग्राफ याद है किसी को? 180 पे 0 होता है फिर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितनी होगी? मेक सेंस, सही बात है। ये तो ओरली सिमेट्रिक वे भी बता ही पा रहे थे ना हम लोग, बराबर ना? ऐसा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। नल पॉइंट इसी को बोलते हैं ना, एक अरेंजमेंट ऑफ चार्ज की वजह से ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 उसको नल पॉइंट बोलते हैं। ये नल पॉइंट है। चलिए, एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ, इधर चाहिए तो हम लोग सेंटर ऑफ रिंग बोलो तो भी चलेगा। एक्सिस ऑफ रिंग, तो ये रिंग है, ये रिंग है, लेकिन थोड़ा शेप आप एज्यूम कर पाओगे मेरे साथ? ऐसा रिंग वाकड़ा बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, बिकॉज आप एक अलग व्यू से देख रहे हो इसको, बराबर ना? मतलब ऐसा है, ये थोड़ा सा स्लैंट किया, आप ऐसा ये व्यू से देख, नहीं समझे आप क्या बनाया? एक्सिस, जो सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, इस पूरी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। सोचिए, राइट वाले को एक्सिस बोलते हैं, नहीं लेफ्ट वाले को भी एक्सिस, पूरे को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है इतना। अभी इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी पड़े अगर हम लोग को पूछा जाए, तो मतलब बेसिकली उसका फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे कहीं ये सेंटर से x दूरी पे, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है, फाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियली अवे होगा, डायरेक्शन भी सब वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो एक्सियल इन दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक, ये जो लाइन है डायरेक्शन है, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सियल डायरेक्शन। ऐसा सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। सीबीएसई बोर्ड वालों को डेरिवेशन है, एचएससी वालों को अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है वो मोमेंट जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड में, ठीक है। ये डेरिवेशन है, अपने को तो करना रहेगा इसका, फाइन। जिसके अंदर ऑब्वियसली अगर देखो ये डिराइव कर लिया तो ये सब उसके अंदर कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जेनरिक है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर सेंटर आ जाता है, x का 0 डालने पे सेंटर आ जाना चाहिए इसमें ना।
मतलब ऑब्वियसली ये नहीं डिराइव कर पाएंगे अपन, और ये बोर्ड्स आपको सीबीएसई में है भी नहीं, वैसे सीबीएसई बोर्ड्स का इशू नहीं है इतना, बस जेई वालों को डेफिनेटली इसका डेरिवेशन करना रहेगा, तो किसी दिन अपन जेई वाले सब बैठ के कर लेंगे, ठीक है। के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स का रेशियो 3/2 ये लगाना। तो ज्यादातर एग्जाम्स के लिए फिर क्या इंपॉर्टेंट है सर, जब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, एप्लीकेशन। तो वी कैन ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला राइट नाउ, ताकि थोड़ा सा इसका बराबर लगे अपने को, ठीक है। तो इसके रिंग के रिलेटेड ही थोड़े सम्स में बताऊंगा, मतलब मैं x का वैल्यू दे दूंगा, मुझे बस e का निकाल के देना है अपने को, ठीक है। मैं x का वैल्यू को ढंगा ले लूं पहले ताकि थोड़ा सही रहे। रूट 3 x का वैल्यू अगर रूट 3 r ले अपन, x का वैल्यू अगर रूट 3 r ले, फाइंड इट। क्वेश्चन क्लियर है? x का वैल्यू रूट 3 r, डेटा अच्छा ही लिया है मैंने ताकि सिंपलीफाई हो, डोंट वरी। 3/2 का मैं समझ रहा हूं इंपॉर्टेंस, तुम भी पता है 3/2 कैसे करते हैं, पता है ना। रूट ले लें पहले उस चीज, अगर निकलता तो अच्छी बात है, और फिर क्यूब कर लें, जितना होता है सिंपलीफाई अपने को करना है। तो अभी पहले नोट्स कंप्लीट मत करो, पहले मुझे रफ में कैलकुलेट करके दो जल्दी। जल्दी करो, तो दूसरा डेटा दूंगा फटाफट, डेटा की कमी नहीं है क्वेश्चन बनाने वाले। ये x इधर न्यूमरेटर में भी है और x इधर देखो डिनोमिनेटर में भी है, ओके। तो लिखो KQ अरे तू x मत बोल यार, x में तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, एक सिंपलीफाई कर ले आराम से, कोई राय नहीं, एकदम सिंपलीफाइड आंसर बोल रही है तू, तो x क्यों बोल रही है? नहीं, वो नीचे का सिंपलीफाई हो गया, ऊपर मुझे पूरा सिंपलीफाई चाहिए। हाँ बोल। KQ रूट 3r अपॉन 8r। ऊपर क्या बोला तूने? रूट 3 KQ root 3 upon 8. रूट 3r। तो ऊपर भी r बोल रहे, नीचे भी r बोल रहे, उसको सिंपलीफाइड थोड़ी बोले। हाँ। और सिंपलीफाई होता है तो रूट- करो। ऑल्दो आई एम थोड़ा वरीड कि ये r नहीं आएगा नीचे, आप r के पावर का तो वही नहीं कर रहे। हाँ तो रूट 3 KQ एक मिनट सर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो सोचना है बराबर, r स्क्वायर का आना ही आना है नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऊपर q आ रहा है, ये फॉर्मेट यूनिट थोड़ी चेंज होगा, उसका कोएफिशिएंट्स अलग अलग आएगा, रूट 3 2 3 4 वो सब आएगा। तू डायमेंशंस तो मत चेंज कर, तू तो बोला r ही नहीं आएगा। रूट 3 KQ अपॉन 8r स्क्वायर। हाँ तू बोल वापस से, तू यही बोला था हाँ रूट 3 KQ KQ by upon 8r स्क्वायर। ठीक। और किसी को आया सेम आंसर? फिर बाकी लोग भी कर लो ना, कौन वेट कर रहा है तुम सर लोग? ये लाल नीचे ये रूट 3 डालो ना इसमें, हाँ। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि सेम अंदर रूट में लेते पता है क्या ओबीडिएंट स्टूडेंट है तू? पहले अंदर का तो सॉल्व करेगी तू, 3/2 तो बाद में है। ये रूट 3 डाल रहा है ना, तो रूट 3 का 3 हो गया, पहले स्क्वायर किया तो फिर 3 + 1 4 हो गया, 4 का 3/2 करना है। आ गया? आंसर नीचे R square नहीं बचेगा। देखो, R स्क्वायर का रूट हुआ और ये ऊपर वाला नीचे आ रहा है। Q हाँ R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज Q लिया है बराबर ना। क्यूब भी तो है। right. इसमें अगर लैम्डा के टर्म्स में आंसर चाहिए तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा? लैम्डा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ कितना लोगे इसमें स्ट्रिंग का? नहीं बराबर है। हाँ, टू हाँ। बाय आएगा, आएगा। यस, तो अगर कभी अपन तो अभी किस टर्म्स पे ला रहे हैं आंसर? Q। ऑप्शन में अगर लैम्डा के टर्म्स में तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट Q की जगह पे, ओके ना? बात में टेंशन नहीं। x की जगह पे रूट 3r ओवर सर आ रहा है। r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ये मुझे एक बार तो सॉल्व करना होगा, मैं दूसरा डेटा दूंगा वो तुम्हें सॉल्व करना होगा। एक और ये 3 + 1 4 ना, रेज़ टू 3/2 रूट 3 k q r अपॉन इसका रूट लिया, r स्क्वायर का रूट लिया तो r, उसका क्यूब किया तो r क्यूब, और 4 का रूट लिया तो 2, 2 का क्यूब किया तो 8। सिंपलीफाइड आंसर इज रूट 3 k q ओवर 8 r स्क्वायर। आप डायमेंशन चेंज मत करो यार, k क्यूब r स्क्वायर का फॉर्मेट तो रहेगा ही। सभी कुछ नींद उड़ी कि नहीं अभी तक? नींद पूरी नहीं हुई थी। 8 r कर दो भाई, रूट 8 r कर दो एक बार।
आंसर चिल्ला मत देना, शांति रखो, मैं सुनूंगा बराबर। ओके ओके, सबको आंसर लाना है। जो घर पे से सुन रहे हैं वो के बाद में नोटबुक होना चाहिए। What if वो ऐसा स्ट्रेट बोला करके सो गए होंगे? अरे मैं नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ। White. बचा लिया आपने, आवाज आ रही है, गूंजती है आवाज और कुछ नहीं। आंसर सबको आ गया क्या? बैकअप का भी बैकअप √3kq/8r। हाँ आंसर आ गया। √8r का यही लिख दे रहा हूँ आंसर। सिंप्लीफाइड बोलो कोई। हाँ, √8 को चाहिए तो 2√2 भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑप्शन मिल ही नहीं रहा सर। 2√2kq/27 का r। अब एक उल्टा चीज पूछना चाह रहा हूं मैं। फाइंड x जहां पे e 0 है। 0 पॉसिबल है क्या? नहीं, सेंटर पे 0, सॉरी, एक ऐसा x जहां पे e मैक्सिमम है। क्योंकि देखो सेंटर पे e कितना है? 0। एकदम इंफिनिटी पे e कितना है? लगाओ अंदाजा। 0। तो जब सेंटर पे 0 है और लास्ट में 0 और बीच में कुछ नॉन जीरो वैल्यूज है तो कहीं ना कहीं पे तो जाके ई मैक्सिमम गया ही होगा ना। नहीं समझे मेरी बात? कोई नंबर चीज है, वेरिएशन है कोई, जो स्टार्ट 0 से हो रहा है एंड 0 पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसका बहुत सारे वैल्यूज रहे होंगे ना। उन सब में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है और वो कितनी है? देयर आर 2 क्वेश्चंस नाउ। आपको मुझे x निकाल के भी देना है जहां पे ई मैक्सिमम है। मतलब एग्जांपल, find x such that e is maximum, and also find that e max। तो इसमें 2 सवाल है जो हम लोग को करने हैं। अरे खुद से वो नहीं है, इट्स प्रॉपर वर्किंग। हाँ, इतना अवॉइड करेंगे, एक आध तो कर लेते हैं। फाइंड x सच दैट e इज मैक्सिमम। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ता है। मैं ही करूंगा, बस तुम समझने का ट्राई करो मेरे साथ अभी के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड ई मैक्स, क्या मैं बोल सकता हूं कि DE/dx शुड बी इक्वल टू 0, बराबर? ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये जो टर्म है ना पूरा, ये कौन सा टर्म सर? kqx/√नहीं, क्या था? प्लस x²⁵3/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मुझे ही करने दो, इधर ध्यान दो। ये k और q का मतलब नहीं है। वेरिएशन कहां पे? ऊपर है और नीचे भी है, तो ये ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव u/v रूल से करना पड़ेगा। u/v रूल का डेरिवेटिव किसको याद है? मान लेता हूं आता ही होगा। है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, उसके साथ डिनोमिनेटर लिखना है मल्टीप्लिकेशन, बीच में फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखना है वहां पे इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड एवरीथिंग डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे एवरीथिंग डिवाइड बाय वाला जो स्क्वायर का टर्म है वो भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना फिर। तो u/v डेरिवेटिव में सिर्फ ऊपर वाले जो 4 टर्म्स है ना, u' v माइनस uv' डैश मतलब डेरिवेटिव,
बस वो इक्वल टू 0 करना है, कर ले। चलो तो कर दूँ पक्का ना? डैश यू माइनस यू डैश यू। हाँ जो भी यू डैश पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होता है। यू डेरिवेटिव भी। हाँ चलो रुको, अभी पहले मैं बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू ओनली सिंपली डिनोमिनेटर माइनस, इस बार न्यूमरेटर ऐसे ही लिख देना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सही बोल रहा हूं? कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा कम आया तो कोई बात नहीं, समझने का ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे कुछ और हम लोग सॉल्विंग हो गया, ऐसा नहीं। इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग को फिर याद रह जाता है वो रिजल्ट कि कहाँ पे है वो। ठीक है चलो आगे बढ़ो यहाँ से। अभी पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या है, ये पता है ना क्या लिखा क्या है, बराबर ना? यहाँ पे कहीं पे दिखाने की जरूरत है कि कैसे किया हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी रूल ना, क्या रहता है? u डेरिवेटिव v माइनस u वैसा ही v डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर, ये है ना? हाँ वे और u, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर का जो न्यूमरेटर का टर्म है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हमारे केस में u कौन है? हमने u किसको लिया हुआ x और हमने v किसको लिया हुआ है? ठीक है तो कर लेना उसके हिसाब से, ये दोनों का यूज ही यहाँ पे ऐसा किया है। ओके ऑलराइट विल कंटिन्यू। x का डेरिवेटिव खत्म, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस x को कुछ नहीं करना है ना। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3/2 दिस? पहले आपको पता है ना ये अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रा है, तो ये पहले एवरीथिंग रेशियो 3/2 को सॉल्व करोगे तो 3/2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 3/2 माइनस 1 ना, n x रेज टू n माइनस 1 और एवरीथिंग इनटू चेन रूल। अंदर का डेरिवेटिव भी लिखना है, आर स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x एंड एवरीथिंग इक्वल टू 0। चेन रूल बोलते हैं ना उसको। आपने अंदर जो उसको एक x माना है बट उसको फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है पीसीएम स्टूडेंट्स को तो इशू नहीं आएगा इतना, पीसीबी वाले को जो इशू आ भी रहा होगा आई वुड सजेस्ट कि टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल लोड नहीं लेना है कहीं पे मेरे साथ। हाँ क्योंकि वो कांस्टेंट है ना प्योर, जब आपको उसको डिफरेंशिएट करते हो चेन रूल में तो वो गायब हो जाएगा, +0 + 2x ऐसा। चलो ये माइनस है तो पूरा टर्म उधर लेके जाओ, चलेगा ना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू, पूरा उधर लेके जाओ, ये x है और ये भी x है तो, और ये 2 काट दूँ क्या? हाँ तो x और x और ये 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। एनी सिंप्लीफिकेशन, एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन फॉर द सिंप्लीफिकेशन? काट नहीं पाएंगे, हर एक के पास होता है तो काट सकते हो आप। इस साइड से उस साइड दे दो। तुम बोल रहे हो 3/2 उठा के 2/3 2/3 दे दो, ऐसा कुछ और एक फर्दर अच्छा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? कुछ और? पूरा ले दो ना। ये पूरा टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा इसके नीचे लेके जाओ, बिकॉज ये और ये दोनों सेम ही तो है, तो इधर एक ही तरफ लिखूंगा तो क्या आएगा? 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। व्हाट इज 3/2 माइनस 1/2? तो सीधा लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये x को उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर। वी आर ऑलमोस्ट देयर। x इज इक्वल टू बताओ, मुझे सिर्फ x चाहिए, ये स्क्वायर है, प्लस और माइनस r/√2। दिस इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, बराबर? तो एक काम कर लें, इधर जाके r/√2 का भी चलो छोड़ अलग से निकाल लें, r/√2 डाल के, r/√2 डालने का वहाँ का e निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन कि विच इज द पॉइंट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग r/√2 पे। प्लस माइनस मतलब क्या? इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी है ना, रिंग इधर है, इधर भी एक पॉइंट है जहाँ पे ई एकदम मैक्सिमम है और इधर भी एक पॉइंट है जहाँ पे ई एकदम ज़्यादा वैल्यू वाला है मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग। ओके वो ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो कैसे निकालना है? ये r/√2 इसमें डाल देना है, राइट? अब अच्छे से पूरा लिखेंगे पूरा और लास्ट में उसका वर्किंग कंटिन्यू करेंगे। चाहे तो वो पेंसिल से कर लेना लास्ट का वर्किंग, ताकि गलती हो जाए तो मिटा सको आप। ठीक है
करो, कंटिन्यू करो। भाई सीबीएसई वालों इसको मार्क कर लेना, डेरिवेशन पढ़ना है तुम लोग को इसका, ये वाले का, रिंग का। बैठा दो 3 साइड, 3 साइड, चल। ओके, फिर ई मैक्स निकालने के लिए एक्स का वैल्यू सबने डाल दिया होगा ना। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या था, आर अपॉन रूट टू। ई का वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दूं कि लिख दूं डायरेक्ट आंसर? क्या है, 2 KQ अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर। अगर ये नहीं आया तो बताओ, तो मैं करूं डिराइव। बराबर है। एक अगर मैं आपसे बोलूं ग्राफ बना के बताओ पॉइंट चार्ज का, पहले तो पॉइंट चार्ज का ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा दिखाई देगा? एनीवन? ई वर्सेस आर फॉर अ पॉइंट चार्ज, और रिंग का एक्सेस ऑफ रिंग का वेरिएशन भी चाहिए मुझे। क्या बोलते हो? पहला पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर से कैसे रिलेटेड है? इनवर्स स्क्वायर। तो ऐसा बनाओ ना भाई, कितना क्या सोचा आप लोगों ने भाई, सही समझे? और रुद्र समझ गया? ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना पॉइंट चार्ज के लिए, तो ऐसा बना दिया अपन। ठीक है, इतना। एक्सेस ऑफ रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती है, फिर कहीं ना कहीं r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस से नीचे 0 होने लगती है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऊपर जाके ऐसा नीचे आएगा। समझे? नहीं समझे? समझ। और लेफ्ट साइड पे ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। वो नीचे जाने का रीज़न बस डायरेक्शन बताना है, और कुछ नहीं। मैं चाहता था ऊपर भी बना सकता था। ठीक है, ये बस लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट वर्ड होगा ना, और उसको एक्नॉलेज करने के लिए ग्राफ ऐसा नीचे साइड बना दिया। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये ई मैक्सिमम हो जाता है, पता है ना अपने को? और ये ई मैक्सिमम है कितना, ये भी अपने को पता है। डन है इतना? नोट के दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक। एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके फॉर्मूलाज हैं उसमें अगर एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है अगर, तो क्या होगा, उसको मैं चाहिए तो एक सम की हेल्प से मैं बता देता हूँ। ये एक रिंग है, अच्छा एक खास बात मैं और बताता हूँ, जरूरी नहीं कि रिंग ही होना चाहिए हमेशा, सिंपली 2 पॉइंट चार्जेस भी चलेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको चाहिए तो हम पूरा डी ले सकते हैं वैसा। ठीक है, इसकी वजह से कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे यहाँ पे कोई डिस्टेंस दे दो, जैसे कि समझो अगर ये पूरा डिस्टेंस अगर डी है और ये भी पूरा वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब इसको चाहिए तो 2D ले लो,
और इसको समझो डी ले लो। यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई। ये 2D इनके बीच का डिस्टेंस है और ये जो डी है वो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। इसको आप एक रिंग के टाइप का स्ट्रक्चर मान सकते हो, सिमेट्रिक ही है ऐसा, मतलब ये दो चार्जेस मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ना, वो भी रिंग के बराबर जैसा ही आता। ठीक है, मतलब रिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली थी ऐसा, रिंग की वजह से बस फर्क ये पड़ता कि ऐसे हर डायरेक्शन से आती, यहाँ पे सिर्फ ये 2 पॉइंट चार्जेस से आ रही है, बट रिजल्ट वापस सेम ही है। ठीक है, इसमें एक्सेस कौन है, ये एक्सेस है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली अप। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। के का मतलब के रहेगा, क्यू का क्या मतलब रखोगे आप यहाँ पे, वहाँ पे क्यू का मतलब क्या था, द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्यू की कैपिटल क्यू की जगह 2Q डालना है। अच्छा, इसको रिंग मानने के लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक है ना, सिमेट्रिसिटी वैसा चाहिए अपने को। एक्स का क्या रखने वाले हैं अपन, डी। एक्स का वैल्यू क्या रखने वाले अपन, डी। आर का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, आर का मतलब वहां पे था सेंटर से चार्ज तक का डिस्टेंस ना, यहाँ पे भी सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो वापस डी ही है। कैन यू सॉल्व दिस नाउ, हो जाएगा। चलो, E इज इक्वल टू के 2Q डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 3/2 क्या आ जाएगा, 2KQD अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2D स्क्वायर, रूट लिया क्यूब किया तो 2√2 आएगा बराबर, 2√2 डी क्यूब। तो फाइनल आंसर इज के छोटा क्यू अपॉन √2 है ना। इतना 2 के लिए भी चलेगा, 3 सिमेट्रिकली 120 120 120 पे लगा ना 3D में तो भी चलेगा, 4 रखा स्क्वायर शेप में तो भी चलेगा, 5 पेंटागन में रखा तो भी चलेगा, 6 हेक्सागन में रखा तो भी चलेगा। उन सब के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिमेट्रिकली प्लेस होना चाहिए बस। ये जो रिंग है वो कौन से प्लेन में इमेजिन की, रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में इमेजिन किया ऐसा। और वो डी वाला एक्सिस, हाँ, और ये वर्टिकल एक्सिस है, मतलब जेड एक्सिस है, ऐसा समझ सकते हो आप। ये x, ये y और ये z, ऐसा मान लो तो भी चलेगा। हाँ, मतलब किसी किसी को शायद लग रहा है x और y और z, वो भी चलेगा वैसे तो, पर फिलहाल में ऐसा लूँ चलेगा। कौन से प्लेन में रिंग है बताओ कोई, हाँ एक्स वाई प्लेन में रिंग है और z डायरेक्शन में अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, रिंग ऐसा भी तो assume कर सकते ऐसा एज्यूम करेंगे तो उसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वैसा नहीं एज्यूम ऐसे करें ताकि हम लोग का रिलेट इसके साथ तभी कर पाओगे जब आप रिंग ऐसा एज्यूम करोगे। रिंग सच में ऐसा नहीं है, ये तो डायग्राम तो ऐसा है। तो मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने निकालने को बोला ना तब भी इतना ही आएगा, यहाँ पे भी उतना ही आएगा, नीचे भी उतना ही आएगा, 3D में इधर भी उतना ही आएगा, उतना ही पीछे डिस्टेंस भी उतना ही आएगा, और किसी भी एंगल पे भी अगर सेम d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ना तो वो ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, मतलब इस अरेंजमेंट ऑफ चार्ज की वजह से देयर आर मेनी पॉइंट्स हु विल हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉसिबल है। फाइन, चलो एक रिंग ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रिंग ले लिया है मैंने। यहाँ पे इधर देंगे, ये वाले सम को भी देखेंगे। यहाँ पे ये x डिस्टेंस है, रिंग बहुत बड़ी है इस बार, और ये जो पॉइंट ना जहाँ पे मैंने एक नेगेटिव q चार्ज रखा हुआ है या पॉजिटिव q चार्ज रखा, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है रिंग का, बराबर। प्लस क्यू रखे माइनस रखे, माइनस क्यू सही रहेगा। अट्रैक्ट हो जाएगा ना। इधर ध्यान देंगे,
एक चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, जो पहले रिंग के सेंटर पे रखा था मैंने, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस मानेंगे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। अगर उसको मैं x डिस्टेंस तक ऊपर लेके जाऊँ, माइनस क्यू चार्ज को x डिस्टेंस ऊपर लेके जाऊँ, फाइन, और उसको छोड़ दूँ, तो क्या होगा, सेंटर से पास हो जाएगा वापस से, और वहाँ पे जाके रुकेगा या थ्रू हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। और अगर ऐसा रखूँ तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू सेंटर पे, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ oscillation if minus q charge is displaced along axis by small amount. X is much smaller than r. तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ऑसिलेशन का, बराबर। ये माइनस क्यू चार्ज को अगर मैं एक्स डिस्टेंस लेके जाऊं, इधर ध्यान देंगे, माइनस एक्स क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं, तो क्या होगा, रिंग उसे खींच लेगा वापस, और रिंग के बीच में आने के बाद वो चार्ज वहां पे रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से वो थ्रू हो जाएगा, उतना ही वो लेफ्ट में जाएगा, और जैसे ही लेफ्ट में जाएगा ये चार्ज उसको फिर खींच लेगा, तो वो आएगा ऐसे ऐसे थ्रू होता रहेगा, ठीक है ना। अभी नहीं रुकेगा। अगर आपने उसको एक एक्स पे लेके आके छोड़ दिया, तो बेसिकली आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए और छोड़ दिया, उसका एनर्जी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब एनर्जी कम नहीं होगा, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे ना, वो अपने को नहीं पढ़ना होता है, मोस्टली आइडियली ही पढ़ना पड़ता है। तो ये माइनस क्यू को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सेंटर से कितना दूर, एक्स, दिस एक्स इज वेरी स्मॉलर देन कैपिटल आर, ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे। ऑसिलेशन में वन ऑफ द वेरी स्टार्टिंग फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद होगा तो, बराबर। Where F was called restoring force, X was called the displacement, and K was called the SHM constant. Using that K, we could find time period of the oscillation. Time period का फॉर्मूला क्या था oscillation का, 2 पाई अंडर रूट m by k, बराबर है। तो ये चार्ज Q और ये मास m ही है अपने पास, डन है इतना। स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q is given as Q into electric field due to ring. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है रिंग का, K कैपिटल X अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, सही है। और क्या नेगेटिव लगा दूं ऐसे ही बताने के लिए कि फोर्स और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक्स राइट में और फोर्स इसके ऊपर किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, राइट। तो दिस एफ इज गिविंग एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अगर एक्स बहुत ही छोटा है आर से, तो मुझे बता पाओगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से किसको इग्नोर कर सकता हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स बहुत छोटा है, तो इन दोनों में से इग्नोर एक्स स्क्वायर को कर सकते हो। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर रेज टू 3/2 आर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बन गया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू माइनस के बड़ा क्यू छोटा क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। क्या इट लुक्स वेरी सिमिलर टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस समथिंग एक्स। सो दिस इज अ प्रूफ कि इट इज एन एसएचएम। हम लोग को ये सबको समझ में आ गया था, इट्स अ पीरियोडिक मोशन सर, वो आएगा जाएगा, वो सबको समझ में आ गया था। बट दिस इज अ प्रूफ कि वो एसएचएम भी है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड 2.√m/k, बिकॉज 2.√m/k इज ओनली फॉर एसएचएम, नॉट फॉर ऑल द पीरियोडिक मोशन, राइट। फाइन, वो हटा रहा हूँ मैं राइट साइड का। हाँ, तो f इज इक्वल टू समथिंग x आ गया। तो इफ आई कंपेयर विथ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा एनीवन। अच्छा, ये k और हमारा वाला k सेम नहीं है, राइट। तो ये जो SHM कांस्टेंट का k है वो k q अपॉन
आर क्यूब। क्या अभी से किसी के को चेंज करना चालू कर दें? के नॉट लिख दो, चलेगा यहाँ पे? तो ये के नॉट हो गया, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं, छोड़ भी, लेकिन मोस्टली वो लोग है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन के टर्म्स में ही आपको सॉल्व करवाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के नॉट। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के नॉट का वैल्यू कितना? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका टाइम पीरियड इज 2 पाई। 2 पाई का कुछ कर सकते हैं अपन, अंदर भी लेके जा सकते हैं चाहिए तो। कितना आ जाएगा? 2 जाएगा तो 4 4 जा 16, तो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और r रेज टू 3/2, बराबर। अभी सिंप्लीफाई कितना करना है वो 4 ऑप्शंस को देख के भी बता सकते हैं अपन, राइट। अच्छा, किसी ने ये कुछ पहली बार देखा हुआ पहले कभी? r रेज टू 3/2 टाइम पीरियड के साथ केप्लर्स का लॉ, सॉर्ट ऑफ कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि केप्लर्स लॉ से भी मैं डिराइव कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। टाइम पीरियड इज अंडर रूट दिस, कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस 16 का चाहिए तो 4 आप बाहर ले सकते हो, रहने भी दोगे तो भी चलेगा, बराबर। अगेन कितना सिंप्लीफाई करना है वो ऑप्शंस के हिसाब से, करेक्ट है इतना। तो रिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। फिर भी मुझे कौन सी चीज़ चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे, वो है ई एक्सेस का फॉर्मूला। ई एक्सेस का फॉर्मूला आप ना भूले बस, बाकी सब इतना इशू नहीं है, आप रिवाइज करोगे तो आएगा वो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस का फॉर्मूला नहीं भूलना है, कहाँ पे मैक्सिमम होती है? r/√2 पे नहीं भूलना है। फिलहाल उतना लेके चलो मेरे साथ खाली आगे, ओके चलो। एक सम शायद नीट में ऐसा एक सम आके गया है, क्या लग रहा है डायग्राम देख के, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है आप लोग को। ये रिंग में क्या दिख रहा है आपको? 3/4 पार्ट पॉजिटिव चार्ज है और 1/4 नेगेटिव चार्ज है। हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। अब जीरो तो नहीं होगा ना आंसर, बराबर। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आपको निकालनी है। मुझे एक्चुअली सिर्फ डायरेक्शन पूछा था शायद से, वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, उन्होंने डायरेक्शन शायद मेनली पूछा था। तो बता पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? और कुछ नाम दिया उन्होंने, ABCD नाम दिया हुआ और डायरेक्शन के हिसाब से बताया उन्होंने, पर क्या आप बता पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये पार्ट और ये पार्ट जो दिख रहा है क्वार्टर पार्ट, इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को, क्या उसमें क्लैरिटी है? पहले तो किस पे फोकस करना है? सिर्फ ये क्वार्टर पे और ये नेगेटिव वाले क्वार्टर पे, बस। तो ये क्वार्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा और ये नेगेटिव वाला भी ऐसा प्रोड्यूस। तो मतलब एक क्वार्टर की वजह से वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो निकालो और आंसर ये 2E हो जाएगा। क्या बोलते हो? बराबर ना। और एक क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू सिर्फ क्वार्टर, राइट, क्वार्टर 2। फॉर्मूला क्या था? 2K लैम्डा। अच्छा, लैम्डा सबका सेम होना चाहिए, मालूम पड़ा इसका लैम्डा उसका लैम्डा अलग है, तो उसके लिए फॉर्मूला फिर दो अलग अलग लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ये क्वार्टर का अलग और वो क्वार्टर का अलग। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्लस लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा, सेम ही ले रहे हैं। 2K लैम्डा बाय R साइन 90/2, क्वार्टर में 90/2 रहता है ना। क्या आंसर आ जाएगा? साइन 45 1/√2, नीचे का √2 और ये 2 √2 बचेगा, तो आंसर है 2√2K लैम्डा अपॉन R। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोग को? बराबर ना, हो गया, ठीक है। तो नीट में वैसे टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब जेई में ज़्यादा आया हुआ है, टाइम पीरियड वगैरह है ना, ये सब जेई में ज़्यादा आता है। ये थोड़ा सा इधर उधर का ग्राफ्स, अगेन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। नीट CET में डायरेक्ट ग्राफ्स ऐसे ही पूछेंगे ना, जिसमें कम टाइम लगे वैसा। ये वहाँ पे पूछेंगे जहाँ पे आपके पास टाइम होगा, एम्पल ऑफ टाइम, ऐसा।
चलो ठीक है, अच्छे से लिख लो। रिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपन। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज हो गया, हमारे पास रिंग हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डिस्क का डिराइव नहीं करेंगे अपन। फिर शेल्स वगैरह, लाइन चार्ज, यस, स्ट्रेट लाइन चार्ज का करेंगे अपन। हो गया सबका लिख के? लास्ट साइड में ये सेकेंड लास्ट वाला टाइम पीरियड वाला हटा दूं? एक डिस्क शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है, इसके लिए पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज तो नहीं है ये, पॉइंट चार्ज तो नहीं है ना, ये लीनियर चार्ज भी नहीं है ये। तो इसके लिए कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया विच इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर। डिस्क के सरफेस की बात करें तो ठीक है। इतना एक साइड की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहा हूं मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर ये है फॉर्मेशन। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फाइन, बुक में वेरीफाई भी कर लेना, यही दिया रिजल्ट इसका। मोरलेस यही है, काफ़ी कम यूज़ होने का चांस है, काफ़ी। डेरिवेशन बताना तो और भी कम यूज़ हो गया, ये फॉर्मूला ही अपने आप में कम काम आएगा। ओके 12th टाइम है, टाइम है बहुत। आज तो मेरे को लग रहा है मुश्किल से पहुंच पाएंगे वहाँ। नेक्स्ट लेक्चर से मोस्टली ऑन पार हो जाएंगे, बताऊंगा मैं, ठीक है। डिस्क का ये हो गया। नेक्स्ट शेप है लाइन चार्ज या स्ट्रेट लाइन चार्ज। नहीं तो लाइन चार्ज तो रिंग भी लाइन चार्ज ही बोलते हैं उसको भी। स्ट्रेट लाइन चार्ज, स्ट्रेट लाइन चार्ज, ठीक है एवरीवन, ध्यान है सबका यहाँ पे। अभी एक लाइन चार्ज है ये, प्लस ये टॉपिक पे सबका ध्यान चाहिए मेरे को, सबको है ये, बराबर। ये प्लस है, लैम्डा ले लिया मैंने। इसको फाइनाइट लाइन चार्ज बोलेंगे कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोलेंगे? मतलब ये फाइनाइट बनाया मैंने, इनफाइनाइट बताना होता तो मैं यहाँ पे डॉट 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 ऐसे बहुत लंबा बना सकता था, ठीक है। ये चीज़ इनफाइनाइट जैसा वर्क कर सकती है। लेट मी टेल यू कि इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब इसमें क्या रिस्पेक्ट में होता है। साइज खुद के साइज पे डिपेंड भी करता है, खुद के डिस्टेंस पे डिपेंड भी करता है कि कौन सा पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो। अगर आप पॉइंट ये कंसीडर करते हो तो क्या ये पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी कंपेरेबल विद द लेंथ ऑफ दिस वायर, सो ये फाइनाइट है इसके लिए। लेकिन द पॉइंट इज वेरी वेरी नियर, एकदम माइक्रोस्कोपिक जूम करके एकदम इधर पहुंच गए, तो उसके लिए ये वायर इनफाइनाइट भी हो सकता है। समझे आप मेरी बात? तो वो फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड रिलेटिव वर्ड है। फिलहाल
इनफाइनाइट अगर मुझे बताना होता तो मैं डॉट 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 यूज़ करता। ओके, तो ये फाइनाइट वायर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे, ठीक है ना। चाहिए तो मैं इसको r परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, ये r डिस्टेंस पे आपको चाहिए। हो सकता है कि एकदम आपने सिमेट्रिकल पॉइंट ढूंढा हो। अगर ये सिमेट्रिकल पॉइंट है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा ये। लेट मी कॉल दिस एज ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और इसका फॉर्मूला लिखने से पहले एक और कंस्ट्रक्शन लगेगा आपको। बराबर इतना, ये एंगल कितना है? θ1, और ये एंगल कितना ले रहे हैं अपन? θ2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा k लैम्बडा अपॉन दिस r sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला रहेगा ई परपेंडिकुलर का, k लैम्बडा बाय r sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है इतना। अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तो सिर्फ ये कंपोनेंट आएगा, बट अगर ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ, व्हेन आई से सिमेट्रिकल मतलब θ1 और θ2 का वैल्यू सेम अगर हुआ तो सिर्फ ये कंपोनेंट आएगा। लेकिन अगर समझे दोनों एंगल सेम नहीं हुए तो एक और कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी देख के क्या लग रहा है? इवन θ1 बड़ा लग रहा है, θ2 बड़ा लग रहा है? देखो आपको जो लग रहा है वो बता दो, उसके साथ से कोई सही गलत आंसर जवाब नहीं है इसका, सेम ही लग रहा है। मान के चलते हैं θ2 बड़ा है समझो, तो अगर θ2 बड़ा है तो इधर तो ये डोमिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट भी आ जाएगा, ऐसा पैरेलल कंपोनेंट। फिर नेट फील्ड कैसे निकालेंगे सर? इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा ई पैरेलल का? k लैम्बडा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2 का खाली मॉड ले लो आप, क्योंकि डायरेक्शन तो आप पहले से बता पा रहे हो ना कि जो चीज़ ज़्यादा लेंथ वाली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। जैसे अगर ऊपर का लेंथ ज़्यादा होता तो ये नीचे लेते। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर निकाल लेंगे अपन, ठीक है। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए सर कौन सा एंगल बड़ा कौन सा एंगल छोटा, वैसा सब्ट्रैक्ट करना है खाली। नेगेटिव भी आया तो इशू नहीं है, डायरेक्शन आप पहले बता चुके हो, फाइन। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लिखी है? फाइनाइट वायर की लिखी है। दिस इज फॉर फाइनाइट वायर। अगर मैं इनफाइनाइट लूं तो अभी तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो खाली एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मुझे कोई बता पाएगा इनफाइनाइट के लिए θ1 θ2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? θ1 का वैल्यू फॉर इनफाइनाइट वायर, θ1 किसके बीच का एंगल है? 90 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन बराबर। अगर वायर इनफाइनाइट है तो ये हाथ तो चेंज नहीं होगा ना, पर ये हाथ ऊपर जाता रहेगा ऐसा इन्फिनिटी तक। तो ये एंगल कितना हो रहा है? नहीं समझा तुमको? तो θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री। θ1 is equal to θ2 is equal to 90. Can you simplify this formula? Both the formulas in fact, let's say. sin 90 plus sin 90 तो सीधा क्या आ गया? 2k लैम्डा अपॉन r, दैट्स इट। और ई पैरेलल कंपोनेंट तो आ गए नहीं, बिकॉज cos 90 दोनों जीरो, सिमेट्रिक में आएगा ही नहीं इनफाइनाइट लाइन चार्ज में। इज दिस क्लियर एवरीवन? बराबर है इतना? ठीक। तो ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। सेमी इनफाइनाइट नहीं करा रहा, कर सकते हो आपको चाहिए तो। सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा? मतलब एक साइड सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट। सेमी इधर भाई ऐसा, तो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ई परपेंडिकुलर भी आएगा और ई पैरेलल भी आएगा। θ1 θ2 का वैल्यू बता पाओगे? एक एंगल 90 और दूसरा एंगल 0 डिग्री। ये दोनों के बेसिस पे सॉल्व करना है।
कितना आएगा ई परपेंडिकुलर? क्या के लैम्डा बाय आर। सिर्फ के लैम्बडा बाय आर। और ये वाला, ये भी के लैम्बडा बाय आर, बिकॉज साइन 91 साइन 00 कॉस 90 0 एंड कॉस 0 1, तो एक तो 1 आ ही रहा है ना दोनों जगहों पे, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का? के लैम्डा बाय रूट 2, 90 डिग्री पे रूट 2 आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट कर लिया, सेमी इनफाइनाइट कर लिया। सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर बोर्ड पे अभी तक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इन दोनों फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो एटलीस्ट ये लेके चलो मेरे साथ अभी के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज 2k लैम्बडा बाय आर। ओके फाइन, ये आईटीआई के सिलेबस में फिर से देखने को मिलने वाला है ये। ओके, ये राइट साइड का हटा दो पूरा। एक सम कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस के रिस्पेक्ट में। स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर, स्क्वायर में ये प्लस चार्ज ले रहा हूं, ये भी प्लस चार्ज ले रहा हूं, ये भी प्लस चार्ज ले रहा हूं, और ये माइनस ले रहा हूं। सब लैम्बडा, सब सेम लैम्बडा के। ठीक है, साइड लेंथ एल ले लेता हूँ या फिर ए ले लेता हूँ। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट का कैंसिल, इधर ध्यान दे रहे हैं सब लोग? ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, राइट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, तो आंसर क्या है इधर? 2e। पर एक ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। ई एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ड्यू टू सिंगल साइड। पर सिंगल साइड का कैसे निकालेंगे? एंगल कितना कितना लोगे इसके अंदर? लाइन, ये फाइनाइट लाइन चार्ज है। गलत जवाब, 45। वो परपेंडिकुलर आप बनाओगे इसके अंदर ऐसा, एक लाइन चार्ज लिया आपने, आप जैसे सेंटर के डिस्टेंस पे गए विच इज एट a/2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए राइट आपको, तो आपको ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे ना ऐसे, ये और एंगल कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या था? के लैम्बडा बाय आर था ना फॉर्मूला, के लैम्बडा, आर कितना है यहाँ पे? a/2। तुमको नहीं समझ रहा के कहाँ गया फॉर्मूला? ये ना, के लैम्बडा बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? a/2, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? साइन 45 2 बार, बराबर ना? साइन 45 2 बार, क्योंकि दोनों 45 है ना, तो मैंने लिखा साइन 45 2 बार। कैन वी सिंप्लीफाई दिस? ये नीचे का 2 और ये 2, 4 के लैम्बडा बाय ए साइन 45 1/√2, 1/√2 और ये 2 √2, 4√2 के लैम्बडा अपॉन ए। और अगर ऑप्शंस में के नहीं दिया हो, एप्सिलॉन नॉट दिया हो, तो क्या करोगे? के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन ए। कितना आ गया आंसर? 2 लैम्बडा अपॉन, तो कभी कभी आंसर ऐसा भी दिख सकता है अपने। ठीक है, इतना फाइन। तो लाइन चार्ज का भी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपन। तो वी आर डन विद पॉइंट चार्ज, वी आर डन विद आर्क्स एंड रिंग्स, एंड नाउ वी आर डन विद द स्ट्रेट चार्जेस ऑल्सो। ठीक है, यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 ऑल्सो, या एनी 2 भी पकड़ लो आप कि लाइन चार्ज भी है और आपका क्वार्टर भी है। ठीक है, कर दूँ, दे दूँ एक क्वेश्चन उस पर? इन्फिनिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, आर रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछिए, ओ पे या पी पे, जिसको जो बोलना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ओ पे।
कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे इस क्वेश्चन को आप? 3 सेगमेंट्स ले लो। इधर से इधर तक सेमी इनफाइनाइट, इधर से इधर तक क्वार्टर, इधर से इधर तक सेमी इनफाइनाइट। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना है। ऐसा नहीं कि 3 निकाल लिया सर ऐड कर देते, नहीं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना है। शैल वी स्टार्ट? चलो नंबरिंग मैं कर दूं, चाहिए तो ABC लिख सकते हैं अपन, A B और ये C पार्ट। कोई मुझे बताएगा EA किस डायरेक्शन में होगा? EA क्या सेमी इनफाइनाइट के लिए 2 फील्ड्स होती हैं, एक इधर और एक नीचे? तो एक इधर जाएगा और एक नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? क्योंकि नीचे डोमिनेटिंग है तो ऐसा जाएगा ना, ये बराबर इतना। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से ही है। कितनी कितनी है ये? K लैम्बडा बाय R, और ये भी क्या है? K लैम्बडा बाय। एवरीवन इज ओके विद दिस? सिर्फ B, अरे इधर ध्यान दे रहे हो, बराबर लिखा है ना? कोई डाउट किसी को? सिर्फ B पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वार्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसा सिमेट्रिकली ऐसा जाएगा। और क्वार्टर का कितना था वहां पे फॉर्मूला? 2K लैम्बडा बाय R sin 45, तो √2 ना, खाली √2K लैम्बडा बाय R। एवरीवन विथ मी? सही है। मुझे कोई अच्छे से C का बता दो अभी। चलो C के इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताओ। एक इसकी वजह से, एक नीचे K लैम्बडा बाय R, और इसकी वजह से एक लेफ्ट में, ये भी क्या होगा? K लैम्बडा बाय R। क्या ये सब कैंसिल हो गए? कितना आ गया भाई? सेमी इनफाइनाइट कैंसिल हो गया इस केस में, ठीक है। ये भी इरोडोव का ही सम था, अभी देखा मैंने उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। इरोडोव लिख दूंगा तो इरोडोव का लेवल कम हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा है कि क्वेश्चन तो ठीक ही था। चलो खत्म करो। बैठा दूँ सब? नहीं। अरे ऐसा मत करो, मैं फर्स्ट साइड तो हटा ही रहा हूँ, सही है ना। सेकंड साइड हटा रहा हूँ, थर्ड साइड ठीक। एक बार अरेंजमेंट के नाम जरा लेना, जरा कौन से हमें एक्चुअली पढ़ने हैं। पॉइंट चार्ज, रिंग, डिस्क, स्ट्रेट वायर्स, बराबर। ये 4 तो हो गए अपने, बराबर। एक हॉलो शेल, एक सॉलिड स्फीयर, एक इनफाइनाइट शीट, बराबर। उसके अलावा वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी फील्ड्स पढ़ने हैं अपने को, बहुत है। याद है वो लास्ट टाइम उसने किया था सॉल्व डाइपोल का फील्ड, वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो उसने डिराइव किया था। मैंने कब कर दिया? अरे था ना, मैंने यहाँ पे एक्सेस वाला किया था, तूने यहाँ पे ई वाला किया था, 2 पॉइंट चार्जेस का।
उसके डायरेक्ट मुझे फॉर्मूलाज भी देने हैं। 4 लोग आए, अभी 2 लोग ही। नहीं 2 ही थे, मैं नहीं किया था 2 ही थे। अभी 4 फाइनल लगे। चश्मा है ना तेरे को, 2 ही है भाई। क्या बंदे अरे 4 था मैं पता नहीं। इस साल दो था। अरे ये 4 के पास लिख इसके बाद मतलब 3 चलो ठीक है, ओके। वो हो सकता है एक स्टूडेंट ने कुछ तेरी का नहीं, नहीं वो नहीं हो सकती। उसको तो प्रॉपर बाहर छुट्टी बाहर गई ना कहीं पे, घर पे थोड़ी हो। चल कौन से शेप पे जा रहे हैं अपन? और शेल पे चलेंगे अभी। अब मैं कोई भी डिराइव नहीं करवा रहा अभी, अब प्रॉपर ऐसा फॉर्मूलास मस्त। नहीं अब इतना बहुत हो गया जितना अपन ने किया भाई। और डेरिवेशन कराऊंगा, उड़ जाएंगे आधे लोग फिर। शेप कौन सा? शेल ही चल रहा है ना अपन। शेल, ठीक है। इधर ध्यान दें सब लोग। ऐसा कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे हम लोग इसके अंदर? एरिया करेक्ट, सिग्मा क्यू अपॉन विच एरिया? इसका सरफेस एरिया का वैल्यू बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर, इसका चार्ज क्यू है, वो सब अंडरस्टैंडेबल है सबके लिए। अंदर तो खाली है अंदर खाली है तो मैंने कब बोला अंदर भरा हुआ? सरफेस वो तो वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतना इधर ध्यान देंगे अच्छे से। शेल, इनसे इतने सारे शेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से माने जाएंगे पता है? पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इनफाइनाइट वायर इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ई एक्सिस इंपॉर्टेंट माना जाएगा, शेल इंपॉर्टेंट है और डाइपोल इंपॉर्टेंट है। डिस्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट वो सब इतने नहीं। इनफाइनाइट वाला यस, एक्सिस ऑफ द रिंग यस। चलो इधर ध्यान देंगे। इसमें ये कंडक्टिंग होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए उसका ध्यान देंगे। ये कंडक्टिंग शेल बोला तो भी चलेगा, और अगर आप इसको नॉन कंडक्टिंग बोलते हो तो साथ में यूनिफॉर्म वर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर सिर्फ कंडक्टिंग वर्ड बोला तो इनफ है, उसके साथ यूनिफॉर्म वर्ड बोलने की जरूरत, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, भले ही तुम कुछ भी करो। जैसे कि अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, एक चार्ज लिया उठा के यहाँ पे रख दिया, इधर रख दिया आपने और छोड़ दिया, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट, समझा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है और तुमने चार्ज लिया और यहाँ पे इधर छोड़ दिया तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा ये। इसीलिए नॉन कंडक्टिंग अगर है तो आपको चार्ज पेस्ट करने पड़ेंगे यूनिफॉर्मली टू मेक दिस अरेंजमेंट। ओके चल, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा यूनिफॉर्म मानेंगे ही, उसको बोलने की जरूरत नहीं है हमेशा। ओके चल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढते हैं। कुछ तुम्हें पता ही होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर से उसमें भी बताया हुआ ना शेल में, ठीक। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे? स्मॉल आर। ध्यान है सबका इधर। इस स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और वो जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? पॉइंट वेयर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड is at distance small r from center. Is this clear everyone? चल, तो if या for r less than capital R, जो r है वो less than capital R है, तो जो पॉइंट है वो किधर मिलेगा? इधर बाहर मिलेगा कि अंदर मिलेगा? अंदर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? किसी को पहले आंसर पता है? एक्सेलेंट। For R greater than capital R, which is outside, shell behaves as point charge only. Shell behaves as point charge. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली K Q upon R square. Is this clear everyone? नहीं है क्लियर? हो गया क्लियर? बराबर है दोनों फॉर्मूलास? ठीक है।
या तो कंडक्टिंग चाहिए या तो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, राइट? दोनों में चलेगा। चलो एक बार कंडक्टिंग वर्ड बोल दिया ना तो शेल बोलना भी जरूरी नहीं है, एज इन सिर्फ स्फीयर बोला तो इनफ है। सिर्फ स्फीयर बोला तो इसका मतलब हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग वर्ड बोला ना तब उसको हॉलो बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉलिड भी होता और ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज आप कहीं भी देते ऑटोमेटिकली सरफेस पे चला जाता। इट वुड हैव बिहेव्ड एज शेल ओनली। ओके, नॉन कंडक्टिंग में तो बहुत सारे वर्ड साथ में बोलने पड़ेंगे, ठीक है? इनफैक्ट नॉन कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आंसर्स में फर्क है, लेकिन कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में फर्क। ओके, चलो तो कितने कितने वर्ड्स यहां पे लिख सकता हूं? कंडक्टिंग शेल लिख सकता हूं, कंडक्टिंग स्फीयर लिख सकता हूं, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म शेल। ये तीनों के लिए सेम रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इसका ग्राफिकल वेरिएशन एनीवन किया हुआ होगा अगर अपन ने ये भी ई वर्सेस आर, एनीवन? क्या ग्राफ पहले होता ही नहीं है और बाद में नीचे आ जाता है, राइट? इज दिस राइट? चलो ये हो गया आपके लिए शेल। नेक्स्ट कौन सा शेप है अपने पास? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके फॉर्मूलाज वैसे होंगे जैसे अर्थ के थे, अर्थ इनसाइड अर्थ, जी का वेरिएशन था ना इनसाइड आउटसाइड के लिए, वैसे ही फॉर्मूला होंगे, ठीक है? इसके कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे हम लोग? रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। फॉर्मूला बताओ, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, बराबर? सो देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर क्या, अगर R लेस देन कैपिटल R मतलब इनसाइड ना, यहां का फॉर्मूला किसी को याद है? G का फॉर्मूला क्या था वहां पे? G इनसाइड का फॉर्मूला, डेप्थ वाला फॉर्मूला, GM छोटा r अपॉन R का क्यूब। नहीं समझे? बराबर ना, G इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला है, तो इधर क्या फॉर्मूला लिखेंगे एनीवन? K क्यू छोटा r अपॉन, शानदार। और आउटसाइड का फॉर्मूला भी बताइए दो। आर प्लस छोटा ए सेंटर से तो डिस्टेंस है ये, बराबर ना फॉर्मूला? ग्राफ का वेरिएशन भी यहीं पे बता दूं, किसको याद है ग्राफ का वेरिएशन? पहले सीधा फिर बराबर ना, ठीक है? सॉलिड स्फीयर में भी, सॉलिड स्फीयर में सेंटर पे नेगेटिव क्यू चार्ज करके थोड़ा सा एक्स से अगर डिस्प्लेस करोगे, छोड़ दोगे तो ऑसिलेट करेगा, उसका भी टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव सेंटर पे रखा चार्ज, उसको थोड़ा सा एक्स पे लेके गया, उस पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला इससे बताओगे कि नीचे वाले से बताओगे? ऊपर वाला। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखेगा यहाँ पे, तो SHM मैं नहीं कर रहा, ठीक है? चल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अभी खजीदा फटाफट शेप्स का नाम लेके फटाफट बता दूं। ये दोनों साइड हो गए लिख के। नेक्स्ट कौन सा शेप ले रहे हैं? शेल हो गया, स्फीयर हो गया, अभी इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ऐसा है। इसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? सिग्मा, Q अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। सरफेस है ना, Q बाय A, बराबर है? तो एक तरफ के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ग्राफ तो बता दिया दोनों मैंने, हाँ बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म, बेस्ट फॉर्मूला एवर। जो सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है ना, जिसमें आप उसके सेकंड हाफ में कैपेसिटर्स पढ़ोगे। एक कैपेसिटर क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेट्स, प्लेट 1 प्लेट 2, दैट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, पंखे में भी लगा होता है, ऊपर सिलिंड्रिकल शेप का होता है।
सिलिंड्रिकल शेप का भी होता है, पैरेलल प्लेट शेप का भी रहता है और एक स्फेरिकल शेप का भी रहता है। तो वहाँ पर जब पैरेलल प्लेट पड़ेगी ना तब ये फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुझे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर से एक और बार मेंशन करनी है, गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना उसके बाद। चलो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर डिस्टेंस आता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा? अच्छा, दिस इज एन एग्जैजरेटेड डायग्राम। ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा, इसका जो डिस्टेंस है, गैप है ये, इट लुक्स कंपेरेबल विद द साइज ऑफ द शीट, हाँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। द पॉइंट इज वेरी 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 नियर टू द सरफेस। मतलब समझो अगर ये पूरा दीवार, पूरा इनफाइनाइट शीट है ना, पूरा दीवार, तो ये रहा पॉइंट इतने डिस्टेंस पे, ऐसा, ठीक है ना। ऐसे तो इतना दूर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए नहीं है अपना। चलो, विल कीप गोइंग। इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक एग्जाम्पल लेना बनता है, ठीक है। एक चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, कुछ भी आप सिग्मा ले सकते हो इसका, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, कुछ भी, ठीक है। प्लस 2 सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, ओके। एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ A, एक यहाँ पे ले रहा हूँ B, एक यहाँ पे ले रहा हूँ C, एक यहाँ पे ले रहा हूँ D। मैं आपको A पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता हूँ इन तीनों चार्जेस की वजह से। मैं आपको B पे भी पूछ सकता हूँ, C पे भी और D पे भी। तो टोटल कितने सवाल है? 4। कोई एक पॉइंट पे मैं ढूंढ के देना चाहता हूँ, तो आप बताइए कौन से पॉइंट पे मैं ढूंढूं? B फॉर बॉम्बे, ओके। सो B पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओके। लेट्स जस्ट फोकस ऑन B पॉइंट। इधर ध्यान है सबका? B पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितने अरेंजमेंट्स की वजह से? तो यानी कि इस एक जगह पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और फिर तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। ऑलराइट, चलो इसका प्लेट्स का भी नाम कुछ रख देते हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, क्या बोलते हो? सही है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। तो आई हैव टू फाइंड E1, E2, E3। चलो पहले E1 निकालते हैं, ठीक है। एट B पॉइंट E1, इस प्लस की वजह से इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? सही बोल रहे हैं सब लोग? पूछूं मैं किसी को भी अभी? इस B पॉइंट पे इस माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? नीचे ही जाएगी ना वो, तो अट्रैक्ट। सही बात है। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही होगी। समझाऊं क्या ये वाला? ये माइनस खींचेगा अपनी तरफ से। इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net is E1 प्लस E2 माइनस E3। चलेगा? नीचे की तरफ को प्लस ले लिया मैंने। अच्छा, E1 का फॉर्मूला बताओ खाली। सबका फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, बट सिग्मा सबका अलग अलग है। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का वैल्यू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गलत है ये, E2 गलत लिखा है मैंने। ऐड करोगे ना 2 और सिग्मा को। यस, यहाँ पे आपको माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस की वजह से तो डायरेक्शन को फर्क पड़ता है, पर डायरेक्शन तो आप कंसीडर कर चुके ना। हाँ, तो वैल्यू, ये वैल्यू है ना इसकी। इस माइनस को देख के तूने E2 बताया ना डायरेक्शन, उसके बाद ही डिसाइड किया ना कि E1 E2 ऐड करना है, तो अब फिर माइनस क्यों लेना है? ऐसा, ठीक है। चलो फिर माइनस E3 बता दो, 3 सिग्मा बाय 2 आंसर बता दो। 0। शाबाश। अभी एक तुम करोगे, एक तुम करोगे। आ गया तो C वाला बता दो बस, ये तुम C वाला करके दे दो मुझे। एवरीवन पहले अच्छे से लिख लो, नोट्स चाहिए तो लास्ट में C वाला बता देना। आंसर डिक्लेयर ऐसा प्रोनाउंस मत कर देना, कल अपने हिसाब से अच्छे से।
हमें को जितना याद आ रहा है लाइन चार्ज, इन्फाइनाइट लाइन चार्ज का ग्राफ नहीं बनाया था। कैसा दिखेगा? नीचे ही आएगा, जैसे पॉइंट चार्ज का है वैसे ही दिखेगा। बट पॉइंट चार्ज का 1/r² है और लाइन चार्ज का सिर्फ 1/r है ना। दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा? 1/r² विल कम फास्टर रेट में नीचे आएगा, ठीक है ना। आते डायरेक्ट नीट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट है, सीईटी नीट में कि वो लोग वेरिएशन सीधा पूछ ले। तो आप सिखाते थे। सिखा दिया। सर मेरे को ग्राफ देखना सब समझ नहीं आता। है नहीं, ये वैसे फैक्चुअली है, कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला कि भाई 1/r² नीचे ही आने वाला, वैसे ही दिखने वाला है। इनवर्स इंडिपेंडेंट ऑफ r वैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। मुझे याद नहीं रहता ग्राफ। ए भाई बोर्ड पे कुछ लिखा है तो वैसे भी याद रखना है। एक्सेप्ट के सब सम्स में यूज कर रहे हैं तो वो उसका एप्लीकेशन समझना है, वो रिजल्ट्स याद नहीं रखना है। और थियरी कंटेंट तो याद रखना ही है। मतलब तो पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट ही क्यों है ऐसा, वो सवाल के जवाब होने चाहिए अपने पास। वो क्योंकि फॉर्मूला वैसा है, आर उसके छोटा आर जो है वो न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना है, इसलिए स्ट्रेट है। जो सेकंड पार्ट है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² नीचे आ रहा है, इसलिए वैसा है वो। दोनों का मिला के एक ग्राफ बना दिया। हाँ, यस, करेक्ट। सर साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? जो नीचे है वो पॉजिटिव। मैंने फिलहाल वैसे ले लिया क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जीरो है अल्टीमेटली तो क्या ही फर्क पड़ा। अभी आपने सीखा बोला है उसमें आपकी मर्जी, आप जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव लो वो अपने हिसाब से चालू करो और लास्ट तक लाओ आंसर। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब आपके हिसाब से जो पॉजिटिव था वही डायरेक्शन है। ऐसा नेगेटिव है मतलब अगर आपने नीचे प्लस माना है तो आंसर एक्चुअली ऊपर की तरफ। अरे सी पे निकाला सबने, इसकी वजह से नीचे E1 नीचे है जो कि है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर अरे एक काम है तो रुको आराम से। E1 नीचे है, E2 ऊपर है, E3 भी ऊपर ही है, बराबर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सोच रहा हूँ E2 प्लस E3 करूँ इस बार, माइनस E1 चलेगा, E2 प्लस E3 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E1 क्या है माइनस में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा ये? 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन विच इज सिग्मा अपॉन। सर एक बात बोलूं, बोल। ये दो लेकर ही ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ ही गया था। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो, तेरे को डायरेक्शन गलत आया होगा। नहीं नहीं दोनों का सही किया। तूने डायरेक्शन गलत आया है तेरे को, मेरे को डायरेक्शन आया अपवर्ड्स, तेरे को क्या आया? पता नहीं। पता लगा? अरे पता लगा तेरे को मालूम? तू बोल रही है तू सिर्फ किसका लिया तूने? सिर्फ इन दोनों का लिया तो ना? एक ऊपर एक नीचे। नहीं, दोनों यहाँ पे ऊपर ही होगा इन दोनों की वजह से। +3 की वजह से ऊपर होगा और माइनस सिग्मा की वजह से भी तो ऊपर ही होगा की तरफ। तो तूने 2 गलतियाँ करी, एक तो तूने प्लेट 1 को नहीं लिया और दूसरा प्लेट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड गलत लिया। 2 गलतियाँ मिलके सही हो गया। मेरा गलत हो गया। होता है। होता है। बस इतना ही नसीब चाहिए एग्जाम में। नहीं हो गया। तुक्का के जैसे को आया ऐसा नसीब से क्लास में यूज अप हो जाता है। अच्छा टिक मारेगी कैसे आया। मेरे को भी मार का जर्मन के में बॉल ग्रेविटेशन वाला हाँ उस चैप्टर में वो वाला क्या है ना? नहीं गलत कुछ फॉर्मूला भी गलत, सब गलत, वो भी आंसर सही। A और C वाला ना? हाँ वो भी मेरे को 200 आ गया नहीं 220 डाइपोल पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं अरे सही होगा। आधा नहीं करते। 46 हो गया है। हाँ हाँ वही तो सर आधा रह जाएगा और वैसे भी वेडनेसडे के लिए कुछ बचेगा नहीं। नहीं वो तो गॉस लॉ मेन पढ़ाना है वेडनेसडे तो। बहुत सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फील्ड्स नहीं होगा बट डाइपोल क्या है और उसका एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देते तो बस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ
It is arrangement of two equal and opposite point charges separated by some distance. इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट। ठीक है, ये एक्सेस बना लिया। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं माइनस क्यू रख रहा हूँ और ये पॉइंट पे प्लस क्यू रख रहा हूँ। ये अरेंजमेंट जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। एरो बता दो, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, गैप, उसको 2l ले सकते हैं हम लोग, 2l। तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा लेंथ? तो ये पूरा 2l का है। एक डाइपोल का एक क्वांटिटी है जो डिफाइन किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सिंबल p और ये वेक्टर है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो कोई बताएगा फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? एनीवन? Q into 2। ठीक है, और बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ P is from माइनस क्यू टू प्लस क्यू। केमिस्ट्री में प्लस क्यू से माइनस क्यू है। केमिस्ट्री में Select चीज already. है। नहीं, ये नहीं है, दूसरा डाइपोल बोलते हैं खाली। वहाँ पे भी तो डाइपोल बोलते हैं ना, H2O को O माइनस H प्लस डाइपोल है ना उसमें, हाँ वैसा। उसमें उल्टा। उसमें डायरेक्शन सर से पूछ लेना, केमिस्ट्री के सर की। माइनस क्यू टू प्लस क्यू। चलो, तो ये P का फॉर्मूला Q इंटू 2L। कोई इसका ऐसा यूनिट बताएगा मुझे इससे? शाबाश। सेंटीमीटर तो नहीं है ना, C कैपिटल, कूलम मीटर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझा इतना आपको? बराबर है। HCl का डाइपोल मोमेंट भी पूछ सकते हैं आपसे, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ दे देंगे। और H प्लस का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, उससे निकल जाएगा। समझे आप? एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। -2q प्लस q और ये प्लस q, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b है। इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट निकालना है हम लोग को। सर डाइपोल में तो 2 ही चार्ज होते हैं, 3 दे दिए हो। हाँ, बीच का -2q को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसा मान लो कि -2q की जगह पे क्या है? ये है प्लस q, ये है प्लस q। इसको ले लेंगे यहाँ पे -q और यहाँ पे भी लेंगे -q। तो क्या एक डाइपोल यहाँ पे बन गया और एक डाइपोल यहाँ पे बन गया? समझे कुछ क्या हो गया? ठीक, एक ये डाइपोल दिख रहा है किसी को P, और ये भी एक डाइपोल P है। P और P रिजल्टेंट, वेरी गुड, √2P। और एक P का वैल्यू Q इंटू सिंगल A। आ गया आंसर, दैट्स इट। इजी है? Q दोनों में से देखिए, Q है ना, तो ये A है। सेपरेशन तो A ही दिया ना मैंने, सिंगल लेंथ। फाइन। ये 2L लेने का पर्पस मैं थोड़ा समझाने का ट्राई कर सकता हूँ अभी कि सर ये 2L क्यों लिया, सीधा L लेके ख़त्म क्यों नहीं किया? सीधा L लेके ख़त्म क्यों नहीं? क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज है ना, उसके अंदर L/2 बहुत बार आ जाता। अगर आप इस पूरे को L लेते ना, तो उसके फॉर्मूला में L/2 बहुत बार आ जाता। तो उनको वो फॉर्मूला सिंपल दिखे, इसलिए पहले से इसको 2L लिख लिया है लोगों ने। ठीक है, दैट आई विल अगेन हाईलाइट व्हेन आई नेक्स्ट टाइम व्हेन आई राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हियर वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ठीक है ना, इसको यहाँ तक जरा कंप्लीट कर लो।
हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसा यूनिट कूलम मीटर, फॉर्मूला मैंने बता दिया।